तो पिछले क्लासेस में हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था और उस न्यूमेरिकल को सोल्व करना आपको सिखाएंगे। जैसे देखिए, अगर आपने घर पे ट्राई किया होगा वैसे, तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी। जैसे देखिए, फिर से इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल में कहना क्या चाहता है। कि देखिए, यह एक्स एक्सिस है और यह आपकी वाई एक्सिस है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारे पास एक दर्पण है जिसका कोऑर्डिनेट देखिए 4 और 2 है, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है 4 और 8। अब जरा सा देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, बट वाई कोऑर्डिनेट 2 से कितनी हो गई 6। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको कि दर्पण की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। ठीक है, दर्पण की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। अच्छा, अब देखिए यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से आपतित किरण बाहर निकलती है और पुनः प्रवर्तन के बाद इधर चली जाती है। पुनः देखिए, आपतित किरण बाहर निकलती है और प्रवर्तन के बाद बाहर चली जाती है। अच्छा, अब देखो, ये दोनों प्रवर्तित किरण कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी। तो जब एक दूसरे से मीट नहीं करेगी तो इसको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और जहां पर कट जाएंगी वहां पर इस पॉइंट ओ का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इमेज कितनी दूरी पर, अब आपको यह पता है कि किसी भी समतल दर्पण में जितना आगे वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर क्या बनती है, प्रतिबिंब। तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, देखिए 4 है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से यहाँ 4 मीटर, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा 4, तो ये टोटल कितना मीटर, 8 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अब क्या है कि आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में कि बताइए इस प्रतिबिंब को देखने के लिए सबसे कम ऊंचाई का व्यक्ति कितने हाइट का होना चाहिए और इस प्रतिबिंब को देखने के लिए सबसे अधिकतम ऊंचाई का व्यक्ति कितने हाइट का होना चाहिए। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। अब मेरे पास एक पर्सन इतना छोटा है, अब देखिए क्या यह छोटे पर्सन का आई, ये जो फील्ड ऑफ व्यू का रीजन है, आपको पता है कि ये वस्तु तभी दिख पाएगी, यह वस्तु आपको तभी दिख पाएगी जब देखते हो कि जो छोटा वाला पर्सन है इसका जो आई है क्या इस रीजन में है, फील्ड ऑफ व्यू में है, नहीं है। यदि नहीं है तो इस व्यक्ति को कभी भी इस प्रतिबिंब नहीं दिख पाएगी। अगर आदमी देखते हैं इतना हो जाता है तो देखिए अब चांस बनता है, इसको ग्राउंड पे ले जाइए सबसे नीचे। अब चांस बनता है क्या, तो देखिए इस व्यक्ति की आई है इस रीजन में आने के चांस में है। अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो आदमी है इसका जो आई है इस फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा, मतलब यह आदमी इस प्रतिबिंब को देख सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही यह लाइन प्रवर्तित कर आएगी तो देखिए इसके आई पे आने का चांस है, बट इन दोनों के आई पे आने का चांस नहीं है। तो सबसे कम ऊंचाई का आदमी है यह, इसका नाम दिए एच मिनिमम। फिर आपसे यह पूछना चाहता है कि सबसे अधिकतम ऊंचाई का आदमी कितना होगा। तो देखिए, तो जरा इस लाइट रे को ऐसे कर दीजिए। अब फिर से इसको और बढ़ा देते हैं। अब ये ग्राउंड है। अब देखिए जरा समझने के लिए हम ले रहे हैं इसे। अब जरा सा सोचोगे कि यदि इतने हाइट का आदमी हो जाए तो देखिए, तो इसकी आई इस लाइन के बाहर चली गई, तो जैसे ही इसकी आई इस लाइन से बाहर चली जाएगी इसका मतलब यह व्यक्ति कभी भी इस प्रतिबिंब को नहीं देख सकता। तो सबसे अधिकतम ऊंचाई का कितना होना चाहिए, तो सबसे अधिकतम ऊंचाई का होना चाहिए ताकि इसकी आई जो है इसी रीजन में हो, इसकी आई जो है देखिए इस लाइन के नीचे होनी चाहिए। तो यह हो गया सबसे अधिकतम ऊंचाई का व्यक्ति, एच मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एच मिनिमम निकालनी है और एच मैक्सिमम निकालनी है। कहां पर निकालनी है, तो निकालनी है इस लाइन पे, ऑरिजिन के ऊपर, यानी वाई एक्सिस पे। ओके, यानी आपसे फिर से समझिए क्या पूछना चाह रहा है कि बताइए सबसे कम ऊंचाई का व्यक्ति कितना बड़ा होगा, सबसे अधिक ऊंचाई की व्यक्ति की ऊंचाई कितनी होगी ताकि वह प्रतिबिंब को देख सके। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, क्योंकि इस लाइन पर हमको चलना है y एक्सिस पे, तो सबसे कम ऊंचाई का व्यक्ति कितना बड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए h मिनिमम, और सबसे अधिकतम ऊंचाई का व्यक्ति इतना बड़ा होना चाहिए, इसको बोलेंगे h मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि जैसे ही इस ऊंचाई से कम ऊंचाई का व्यक्ति होगा तो यह फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं करेगा, और जब फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं करेगा तो उसको यह प्रतिबिंब नहीं दिख पाएगी। ओके, अब देखिए सबसे अधिकतम ऊंचाई का इतना होना चाहिए क्योंकि इससे अधिक ऊंचाई का व्यक्ति होगा तो कभी भी उसके आई पर परावर्तित किरण नहीं जा पाएगी और वह कभी भी प्रतिबिंब को नहीं देख सकता है। और हमेशा ध्यान दें कि आपको इस लाइन पे निकालना है, ना कि यहाँ निकालना है। इस लाइन पे ऊंचाई निकालनी है तो अधिकतम ये होगा और न्यूनतम यह होगा।
अब हम इसी को कैलकुलेट करेंगे कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी और न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी। देखिए ये थोड़ा सा फिगर है, हल्का सा टेढ़ा है, बट आपको बस जब स्केल से आप बनाओगे घर पे तो ये आपकी सीधी बनेगी और ये भी आपको सीधी बनेगी। अब जरा सा हम सारे ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं। इसका नाम दे दिया चलो P, इसका नाम है Q, और ये वाला जो पॉइंट नीचे आ रहा है इसको R कह देते हैं, PQR। इसको बोल देते हैं A और इसको बोल पॉइंट O है। अब चलिए बारी बारी से हम क्या करते हैं, एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। देखिए AOI, क्योंकि इसी बड़े वाले ट्रायंगल में हमको क्या मिलेगा, H मैक्सिमम। एक बार किस में चलेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। इस छोटे वाले ट्रायंगल का नाम यहाँ पे देखिए हम दे देते हैं B। तो कैसे चलेंगे छोटे वाले में, BOI। बड़े वाले में चलेंगे तो H मैक्सिमम मिलेगा और छोटे वाले में चलेंगे तो H मिनिमम मिलेगा। अब देखिए कैसे फिगर को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल को बनाते हैं। यहाँ पे O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे I है और बीच में देखिए एक लाइन है। कहां से कहां तक, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए A वाला और A वाले ट्रायंगल, तो P से लेकर के R तक बीच में एक लाइन है। तो ये लाइन हो गया P से R। अब सबकी लंबाई देखते हैं। देखिए O से I का डिस्टेंस, तो देखिए तो O से I का डिस्टेंस कितना मीटर है, 8 मीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 8 मीटर। ओके, अगली बार क्या है, देखिए R से I का डिस्टेंस, R से I का डिस्टेंस, तो देखो तो यह 4 मीटर, तो यह भी कितना है 4 मीटर। तो ये हो गई आपकी 4 मीटर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं P से R का डिस्टेंस, P से R का डिस्टेंस, तो देखिए तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट तो 4 है, बट ऊंचाई कितनी है इसकी, देखिए 8, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। तो ये वाली हो जाएगी 8 मीटर, कोई दिक्कत। और AO को आपने क्या बोला है, AO को हमने बोला है H मैक्सिमम। ओके, अब जरा सा दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। छोटी वाली ट्रायंगल, ये वाली छोटी वाली PRI और बड़ी वाली ट्रायंगल AOI। इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे, ए वाला एंगल दोनों में कॉमन है, यह भी 90 डिग्री और यह भी क्या है 90 डिग्री। यह भी कोण इक्वल है और यह भी कोण इक्वल है, मतलब एक कोण दोनों में इक्वल है, 90-90 दोनों में है, यह भी कोण दोनों का क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, यह दोनों त्रिभुज, बड़ी वाली त्रिभुज AOI और छोटी वाली त्रिभुज PRI एक दूसरे के क्या है समरूप है। और जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होती हैं तो क्या देखने को मिलेगा, उनके भुजाओं का अनुपात आपस में एक समान होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, H मैक्सिमम, तो देखिए H मैक्सिमम के सामने कितना है 8 मीटर बराबर एक टोटल बड़े वाले में कितना है OI, तो छोटे वाले में RI। तो देखिए OI का वैल्यू कितना है 8 और RI का वैल्यू कितना है 4। इसको कट करोगे 2, तो यहां से आपको निकल गया H मैक्सिमम इज इक्वल टू 8 इंटू 2 कितना मीटर 16 मीटर। यानी कि आपको अब पता चल चुका है कि इस लाइन पर चलने वाले या इस लाइन पर खड़े होने वाले व्यक्ति की जो अधिकतम ऊंचाई है वह 16 मीटर होना चाहिए। यदि 16 मीटर से ज्यादा है तो वह कभी भी इस प्रतिबिंब को नहीं देख पाएगा। ओके, तो आप इसे पॉज करके अच्छे से नोट कर लें। अब हम चलेंगे, हमको H मिनिमम निकालना है, तो किस ट्रायंगल में चलेंगे BOI। ओके, देखिएगा छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं BOI। देखिए BOI, यहां पर देखिए क्या है, बीच में एक लाइन है Q से R, तो यहां पे डालेंगे Q से लेकर के R तक। चलिए अब वैल्यू सबका पुट करते हैं। देखिए तो O से I के बीच का डिस्टेंस कितना है, O से लेकर के I के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर। तो यहां से यहां का डिस्टेंस लिखेंगे 8 मीटर। R से लेकर के I, तो R से लेकर के I का देखिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 4 मीटर, तो इमेज डिस्टेंस भी कितना हो जाएगी 4 मीटर। R से लेकर के I के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। अच्छा, Q से लेकर के R, तो देखिए तो Q से लेकर के R टोटल डिस्टेंस है 8, आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर। या देख सकते हो इसका कि सॉरी, देखिए इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 8 मीटर, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई 8 मीटर, परंतु देखिए इसका इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो इतनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 मीटर। और ये वाली छोटी वाली ऊंचाई का नाम आपने क्या दिया H मिनिमम, तो इसके वो लिखेंगे H मिनिमम। फिर से वही कॉन्सेप्ट
टेंथ वाला, टेंथ में हम क्या पढ़े थे, देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में BOI और छोटे वाले ट्रायंगल में QRI, देखिए यह कोण एक दूसरे के बराबर है, दोनों में इक्वल है। उसके बाद यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, इसका मतलब यह कोण भी आपस में क्या है, इक्वल है। जब यह कोण आपस में इक्वल है तो यह कोण बराबर है, यह कोण बराबर, यानी कि तीनों कोण जब एक दूसरे के बराबर है इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो दोनों एक दूसरे के क्या सिमिलर है, समरूप है, तब भुजाओं का अनुपात एक समान होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से H मिनिमम निकालेंगे, तो H मिनिमम बटा 2 इक्वल्स टू, ये सामने तो इसके सामने, ये टोटल हाइट तो ये छोटी वाली हाइट 8 मीटर बटा 4 मीटर, और ये कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 2। तो मिनिमम हाइट कितना आ गया आपका, H मिनिमम इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 मीटर। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो कोई व्यक्ति है उसका सबसे न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए 4 मीटर और सबसे अधिकतम ऊंचाई कितना होना चाहिए 16 मीटर। ओके, अच्छा, इसी में देखिए आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इस क्वेश्चन में फील्ड ऑफ व्यू कितना है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब कितनी लंबाई तक कोई वस्तु दिख पाएगा। तो देखिए, तो इतना इसके नीचे तो नहीं दिख पाएगा, इसके ऊंचे नहीं, इसके ऊपर नहीं दिख पाएगा। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं O से लेकर के A और O से लेकर के B, तो यह दूरी कितना निकल के आया 4 मीटर, यह दूरी कितना निकल के आया 16 मीटर, तो बचा कितना मीटर 12 मीटर, यानी कि केवल 12 मीटर की ऊंचाई तक ही, 12 मीटर जो लंबाई है इसी को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। इतनी ही दूर में अगर आप रहोगे तब यह वस्तु की प्रतिबिंब आपको यहाँ दिख पाएगी, अदरवाइज यह प्रतिबिंब आपको कभी भी नहीं दिख पाएगी। ओके, तो एक प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो बस आपको करना है क्या है, किसी में कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे तो हमें कैसे प्रोसीड करना है। सबसे कम ऊंचाई का व्यक्ति कितना हो, सबसे अधिकतम ऊंचाई का व्यक्ति कितना हो, यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालेंगे। तो मिनिमम हाइट है 4, अधिकतम ऊंचाई है 16, इसका मतलब हमको केवल 12 मीटर के बीच में रहेंगे तो वस्तु दिखेगी, इसके नीचे नहीं दिखेगी, इसके ऊपर नहीं दिखेगी। ओके, तो आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके फिर से इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और जब भी ना बने फिर से इस वीडियो को देखिए। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम हम इसमें लेते हैं, उसके बाद हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे और आपका समतल दर्पण में 2 तरह की और थ्योरी को पढ़ाना है हमें। एक लास्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जैसे देखिए यह कोई पर्सन का हेड है, यह कोई पर्सन का आई है, यह कोई पर्सन का लेग है। ओके, अब क्या है कि इधर हमारे पास एक समतल दर्पण है। ओके, अब देखिए जरा, आपसे यह पूछना चाहता है कि बताइए, जैसे और ऊंचाई देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक की ऊंचाई है 150 मीटर और यहां से यहां तक की ऊंचाई है 50 मीटर। ओके ना, यहां से यहां तक 150 मीटर और यहां से यहां तक 50 मीटर। आपसे पूछना क्या चाहता है, आपसे यह पूछना यह चाहता है कि बताइए कितनी ऊंचाई पर इस मिरर में होल किया जाए, छेद किया जाए, ताकि इस व्यक्ति को अपना हेड या सर दिख नहीं पाए। ओके, फिर से समझिए, इस व्यक्ति को अपना सर ना दिखे उसके लिए इस दर्पण में कितनी ऊंचाई पर छेद करना चाहिए। तो देखो, पहले तो समझते हैं कि कैसे यह हेड दिखेगा। तो हेड दिखने का कारण देखिए, हेड से एक आपतित किरण आएगी और परावर्तन के बाद कहां चली जाएगी, आई पे चली जाएगी। तो आप चाहते हो कि हेड ना दिखे, तो जब हेड ना दिखे, अगर हेड नहीं दिखना चाहते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं आपके लिए, आई को थोड़ा और नीचे कर लिया जाए। देखिए, आई मानते हैं यहां है, तो देखिए आपतित किरण है और यह क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। चलिए यहां से अभिलंब ड्रॉ कर दीजिए। तो सबसे पहले तो यह सोचेंगे कि किसी भी व्यक्ति का सर कैसे दिखेगा। तो देखिए, हेड से चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां आनी चाहिए, आई पे आनी चाहिए। अगर वह आई पे आ रही है, इसका मतलब आपको आपका सर दिखेगा और आप चाहते हो कि दिखे नहीं। इसका मतलब यहाँ से आपतित किरण कभी परावर्तन होकर लौटे नहीं। जब परावर्तन होकर नहीं लौटेगी, इसका यह मतलब है कि आपका हेड आपको नहीं दिख पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यदि हम इस मिरर में इतनी ऊंचाई पर एक छेद कर दें,
तो जैसे ही आप छेद कर दोगे तो होगा क्या कि यह जो आपतित किरण है दर्पण के पास आएगी और इस छेद से कहां चली जाएगी, बाहर की तरफ। मतलब इसका कभी भी परावर्तन नहीं होगा। जब परावर्तन होगा नहीं तो यह आपतित किरण कभी भी परावर्तन के पास बाद आई पे नहीं आएगी, मतलब आपकी आंखों पे नहीं आएगी और यह वस्तु आपको नहीं दिख पाएगा। अच्छा, तो आपको यही हाइट पता करना है कि ये जो ऊंचाई है वह कितनी होगी, h बराबर 1। अब जरा सा देखिए, इस टाइप के जब हम प्रॉब्लम कर रहे थे तो देखे थे क्या, देखिए यह है आपतन कोण और यह है प्रवर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होगी। यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, मतलब यह कोण और यह कोण क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब यह ट्रायंगल यानी यह वाली त्रिभुज और यह वाली त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप है। जब समरूप है इसका मतलब यहाँ वाली ऊंचाई और यहाँ वाली ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो भी ऊंचाई होगी उसका दो भाग होगा, एक इतनी दूरी तक और एक इतनी दूरी तक। तो देखिए तो टोटल ऊंचाई कितना है 50 मीटर, तो ये कितना होगा 25 और ये भी कितना होगा 25। यानी कि यहां से यहां तक की ऊंचाई, इसको हम रेड कलर से कर देते हैं, सॉरी देखिए, और यानी कि यह टोटल ऊंचाई जब 50 मीटर है तो यह 25 मीटर हो गया, 25 मीटर और यह भी कितना 25 मीटर। चलिए, यानी 25 मीटर पर आपका यहाँ पे अभिलंब है। अब इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। अब आपको क्या पता करना है, यह ऊंचाई पता करना है। यहां तक की ऊंचाई पता है कितनी मीटर, 150 मीटर। और यह छोटी ऊंचाई देखिए, यदि यह 25 मीटर है तो यह भी कितना मीटर हो जाएगा 25 मीटर। तो ये हो गया आपका 25 मीटर। अब फिर से प्रॉब्लम को समझ लीजिए। आपसे पूछा गया था कि बताइए कितनी ऊंचाई पर छेद किया जाए ताकि उस व्यक्ति को उसका सर नहीं दिख पाए। तो सर से आने वाली किरण देखिए आपतित किरण आएगी, अगर दर्पण होगा तो प्रवर्तन के बाद आंख पे चली आएगी। यदि आपने यहाँ छेद कर दिया तो आपतित किरण डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, बाहर। जब बाहर चली जाएगी तो प्रवर्तन के बाद कभी भी आई पर नहीं पहुंचेगी। जब आई पे नहीं पहुंचेगी तो उस वस्तु उस व्यक्ति को अपना सर नहीं दिख पाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि ऊंचाई बताइए, तो हमने सबसे पहले यह बनाया। बनाने के बाद क्या देखा कि यह छोटी वाली ट्रायंगल और यह छोटी वाली ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के समरूप है। मतलब यहाँ की जो भी ऊंचाई है टोटल ऊंचाई वह दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो टोटल ऊंचाई कितना दिए हुए 50, आधा 25 और नीचे वाला भी 25। तो देखिए यह 25 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगी 25। और आपने देखा है कि आंख से लेकर के लेग के बीच का डिस्टेंस, यानी कि आपकी आंख और पैरों के बीच का ऊंचाई कितना है 150 मीटर। तो यह हो गया 150 मीटर और यह कितना 25 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया यह वाला डिस्टेंस 150 प्लस 25 यानी कि 175 मीटर। यानी कि यदि आप किसी भी दर्पण में, या सिंपली कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए यदि आप दर्पण में 175 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा छेद कर देते हो तो कभी भी आपका सर आपको नहीं दिख पाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस सिंपली यही ध्यान रखना। और देखिए बोर्ड टाइप जितने भी क्वेश्चन हुए वो सारे आपके क्लासरूम में भी करा दिए जाएंगे। और ये सारे देखिए सारे अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से समझे क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। आपको प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के बारे में अच्छी जानकारी होगी। अदरवाइज जो सिंपल जानकारी रख के बस आप बस पार कर जाओगे एग्जाम, बट आप बस फील नहीं होगा। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम बनाने से समझ आता है कि हाँ इससे हमने सीखा क्या कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, कितनी दूरी पे इमेज को रखा जाए, इमेज बनेगी। फिर सीखा हमने कि वाल देखा जाएगा कैसे, फिर सीखा फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, वहां से कितने समय तक किसी वस्तु की प्रतिबिंब हमें दिखेगी। उसके बाद हमने यह देखा, अभी यह सीखा कि कितनी ऊंचाई पर किसी भी दर्पण में छेद कर दिया जाएगा कि हमें हमारी सर न दिखे। कभी कभी पूछ देगा कि कुछ ऊंचाई पर, जैसे ना इस प्रॉब्लम का बस यही कॉन्सेप्ट है कि आपकी आई के ऊपर का जितना पार्ट है उतनी ऊंचाई से पूछे कि वह पॉइंट नहीं दिखना चाहिए, तो वहां से जो दूरी है उसको दो बराबर भाग में बांट लेंगे और आपकी आई से उतनी दूरी को इसमें ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगी दर्पण की ऊंचाई। वहां पे छेद कर दीजिएगा तो वहां से परावर्तित कर कभी भी आपकी आई पर नहीं आ पाएगी। ओके, तो ठीक है, 2-3 जो प्रॉब्लम बताई गई है उसे आप वीडियो को पॉज करके फिर से ट्राई कीजिए, 2-3 बार ट्राई कीजिएगा तभी जाकर के ये सारी प्रॉब्लम आपको समझ आएगी। और एक चीज और है, एक चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर आप सोचते हो कि मुझे एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने में समय लगेगा। बार बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, इसका यूज करोगे, ऐसे प्रॉब्लम बनाओगे, तब जाकर के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको याद होती जाएगी, समझ आने लगेगी।
ओके, तो देखिए इस तरह से समतल दर्पण का एक छोटा सा पार्ट फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में आपके पास अब दो कॉन्सेप्ट और जानना है। पहला एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु की कोई वेग दी हुई है, जैसे कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है दर्पण की तरफ, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रतिबिंब कितने से चलेगी। फिर कभी कभी यह पूछा जाता है कि आपकी जो वस्तु है उसका जो वेग है या कह सकते हैं चाल है, वह दर्पण की तरफ न होकर के दर्पण के समानांतर हो, ऊपर या इधर की दिशा में, तब पूछा जाए कि बताइए प्रतिबिंब में क्या चेंज होगा, मतलब प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिबिंब का वेग निकालना जब वस्तु का वेग दिया हो। कभी कभी आपका क्या होगा कि जैसे देखिए यह वस्तु है, काली वाली वस्तु है और ये ब्लैक रेड वाली क्या है, दर्पण है। तो कभी कभी क्या होता है कि वस्तु भी गति करेगी और दर्पण भी गति करेगी, दोनों को गति करने के कारण आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रतिबिंब में कितना वेग होगा, प्रतिबिंब के वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो ये सारे टाइप के कॉन्सेप्ट हम डील करेंगे। और देखिए ये जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है यह आईआईटी और अच्छे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन चला ही आता है। ओके, तो छोटा सा एक हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब का वेग निकालना है। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे कंडीशन होंगे, पहले कंडीशन समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब का वेग तब निकालना है जब वस्तु का वेग दिया हो तथा दर्पण रेस्ट में हो, मतलब दर्पण रुकी हुई हो। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तु का वेग भी दिया हो तथा दर्पण भी क्या है, गति में हो। तो दोनों केस में आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की। तो अब हम बारी बारी से क्या पढ़ेंगे, ये वाली कंडीशन, ये वाली अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट कभी भी किसी इस टाइप के प्रॉब्लम से कभी भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान यह रखना है कि जब भी वीडियो देखना है कंटिन्यूअस देखना और बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए अगर आप सिंपल सिंपल पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए आपके बोर्ड में क्या होती है ना, आपके बोर्ड में तुरंत समतल दर्पण के कुछ गुण के बारे में पढ़ना है और तुरंत गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर दर्पण फॉर्मूला पढ़ना है, फिर लेंस का फॉर्मूला पढ़ना है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। हम वो सारी चीजें पढ़ाएंगे, बट सबसे पहले क्या है, ये सारी चीजें जान लीजिए। ये सारी चीजें अच्छी चीजें जान लोगे तो इन सारी चीजों का यूज करेंगे वहां पे, वहां भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। अगर ये सारी चीजें आपसे बनती है तो सिंपल तो बन ही जाएगा। ओके, ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे। आपसे क्या कहना चाहता है कि यदि वस्तु की लंबवत दिशा में वेग दी हुई हो तो, और तथा दर्पण क्या है, रुकी है, तो आपसे पूछना चाहता है कि प्रतिबिंब का वेग बताएं। ओके, सबसे पहले इसको फिगर से समझ लेते हैं कि देखिए यह हमारे पास एक दर्पण है, मिरर है। अच्छा, यहाँ पर हमारी एक वस्तु है, मानते हैं ऑब्जेक्ट है वो। आपसे बोला जाता है कि यह जो मिरर है
इसकी वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या दी हुई है 0, मतलब दर्पण रेस्ट में है, दर्पण रुकी है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यह बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट किस दिशा में मूव कर रहा है, लंबवत दिशा में। लंबवत दिशा में किसके लंबवत दिशा में, तो दर्पण की लंबवत दिशा में। अब देखिए लंबवत दिशा कैसे कैसे हो सकती है, या तो वस्तु इस दिशा में जाए, या तो वस्तु इस दिशा में जाए, दोनों दिशा में वस्तु जाएगी तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ही बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपसे पूछना यह चाहता है कि यदि किसी भी समतल दर्पण में दर्पण रुकी हुई हो परंतु वस्तु का वेग दिया हो किस दिशा में, लंबवत दिशा में, तो आपसे पूछना चाहता है कि बताइए जो इसका प्रतिबिंब होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो यानी कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को समझ पाए हो आप कि दर्पण रुकी हुई है और हमारी जो वस्तु है वह लंबवत दिशा में यदि गति करेगी तो उस वस्तु से बना जो प्रतिबिंब है उसका वेग क्या होगा। चलिए यह ऑब्जेक्ट है, मानते हैं कि यहाँ से x मीटर की दूरी पर है। तो आपको पता है कि किसी भी समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पे बनता है। तो हम मानते हैं कि यहाँ से इसका प्रतिबिंब है I, वह कितनी दूरी पे बन रहा है, y दूरी पे बन रहा है। और आप जानते हो कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर अंदर बनता है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x बराबर y, दोनों का मान, यानी दोनों अगर यह 5 मीटर है तो यह भी 5, यह 6 तो यह भी 6। अच्छा अब आपको निकालना है वेग। यह देखिए यह दूरी है, या इसको कह सकते हैं विस्थापन। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं, देखिए दर्पण के एक दिशा को प्लस, मतलब इस दिशा को प्लस, तो इसके विपरीत दिशा को माइनस लेंगे। अच्छा एक चीज और है कि जब भी वेग निकालना होता है तो हमेशा दूरी, ये पॉइंट तो ध्यान रखिए, इसको हम लिख भी देंगे, जैसे लिख ही देते हैं कहीं पे, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारी दूरी हम दर्पण से लेते हैं, जितनी भी दूरी है कहां से मापी जाती है, दर्पण से। तो जरा सा देखिए, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रतिबिंब की दूरी, तो कहां से मापोगे, दर्पण से, कितनी है y। उसी तरह से कोई पूछे कि बताइए वस्तु की दूरी कहां से, दर्पण से, तो कितनी हो जाएगी x। अब जरा सा देखिए, तो y मापने के लिए इधर जाना हो रहा है और x मापने के लिए इधर, इसका मतलब दोनों का मान तो बराबर है किंतु दिशा यह प्लस x में है तो यह क्या है, माइनस x में। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x बराबर माइनस ऑफ y, क्यों, क्योंकि अब विस्थापन है, अब विस्थापन एक सदिश राशि है। अब क्या करते हैं जरा हम देखिए, तो विस्थापन मालूम है, दोनों तरफ समय से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, तो यह x बाई टी बराबर माइनस ऑफ y बाई टी हो जाएगा। और आपको पता है विस्थापन बटा समय इज इक्वल्स टू वेग, विस्थापन बटा समय इक्वल्स टू वेग। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यह विस्थापन किसका है, ऑब्जेक्ट का, यह विस्थापन किसका है, इमेज का। तो यह हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, यह है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और यह है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, कब है यह, तो यह तब दी गई है जब आपकी दर्पण क्या है, रेस्ट में है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज। तो एक लाइन लिख देंगे, पहले फिगर आप नोट कर लीजिए और इसके नीचे एक लाइन लिख डालिएगा कि यदि दर्पण रेस्ट में हो तब वस्तु तथा प्रतिबिंब की वेग का मान समान तथा दिशा विपरीत होती। अच्छे से पॉइंट को लिख डालिएगा, ध्यान रखना है कि यदि दर्पण रुकी हुई होगी, दर्पण आपकी रेस्ट में होगी, इसका मतलब यह है कि जिस वेग से आपकी वस्तु गति करेगी उसी वेग से आपकी प्रतिबिंब गति करेगी, बट दोनों की दिशा अलग होगी। जैसे देखिए,
यदि वस्तु इस दिशा में आएगी तो प्रतिबिंब आपकी इस दिशा में जाएगी। इन दोनों की दिशा तो विपरीत होगी किंतु दोनों का चाल समान होगा। यह अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी तो यह भी कितने से चलेगी, 10 मीटर पर सेकंड से। मतलब दोनों की चाल आपस में एक समान होगी परंतु दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। और इसको समझेंगे कैसे, तो देखिए यह दर्पण है, दर्पण रुकी हुई है और आपकी वस्तु है। यह 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी तो आपकी प्रतिबिंब भी कितने से चलेगी, 10 मीटर। बट ध्यान क्या रखना है, फिर से समझिए, यहाँ पे कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है कि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है या वस्तु की है वह किस दिशा में होनी चाहिए, लंबवत दिशा में। तो प्रतिबिंब भी किधर मूव कर रही है, प्रतिबिंब की भी गति किधर हो रही है, लंबवत दिशा में हो रही है। चलिए देखिए, हम जितने पॉइंट भी आपको बोलते हैं वो वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा क्योंकि सारी छोटी छोटी पॉइंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना है, पहला दर्पण रुकी हुई है, दूसरा सारी दूरी दर्पण से मापते हैं, तीसरा क्या है कि जो भी वेग है वस्तु का और प्रतिबिंब का वो दोनों क्या है। देखिए वस्तु यदि इस दिशा में गति कर रही होगी तो आपकी प्रतिबिंब इस दिशा में गति कर रही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज। और यह देखिए लाइन क्या है, दर्पण पे लंबवत, और यह भी लाइन अगर आगे आएगी तो दर्पण पे क्या होगी, लंबवत। यानी कि कंडीशन यह होता है कि यदि हमारी वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से दर्पण के लंबवत गति करती है तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर पर सेकंड से दर्पण के लंबवत गति करेगी, बट दर्पण रुकी हुई होनी चाहिए। चलिए अब क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये सारा नोट कर लीजिए आप। अब क्या है, अभी हमने एक रिजल्ट देखा था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। यह कब था, जब हमारी दर्पण रुकी है। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मतलब देखिए विथ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, जैसे विथ रिस्पेक्ट का यह मतलब होता है, देखो आप पढ़े होंगे जब 11th क्लास में से, तो आपको यह बताया गया होगा कि किसी वस्तु की गति का अध्ययन करना है तो किसी के सापेक्ष करेंगे। जैसे हमको अगर वस्तु को देखना है तो हम दर्पण पे खड़े हो जाएंगे और तब देखेंगे। जब दर्पण रुकी है इसका मतलब आप दर्पण पे खड़े हो। जैसे यदि देखिए आप पेन चल रही है तो हमारे रिस्पेक्ट में चल रही है, जब हम रुके हुए हो। यदि हम भी चलने लगेंगे तो यह वस्तु चलती हुई महसूस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये सारी चीजें आपको 11th क्लास में बताई गई होगी, बट बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। सही है। अच्छा 11th क्लास में एक और चीज बताया गया होगा आपको कि कहीं पे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए बी लिखा हो तो इसको कैसे लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। या कहीं पे पोजीशन वेक्टर लिखा हो आर ए बी तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए पहले वाले से आर ए माइनस, सही है। अच्छा तो ये दोनों कहां से, 11th क्लास के सेकंड चैप्टर से, जहां पर आपको बताया गया होगा कि सापेक्षिक गति कैसे निकालते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब जरा सा देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और यहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इस लाइन को देखिएगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। जैसे यहाँ लिख रहे हैं ए, तो ए और बी है तो ए माइनस बी, तो यहाँ है ओ और एम, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इधर आइए, कौन सा साइन, माइनस साइन। इधर आइए क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखेंगे। अब इसको देखिए, इसको यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ के बाद यहाँ है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर,
ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब क्या कीजिएगा, मिरर को एक तरफ लेके चले जाते हैं और इमेज को एक तरफ, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इधर आएगी तो प्लस साइन, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, और देखिए पहले से इधर से एक जाएगा और पहले से है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर पहले वाली, और एक इधर से जाएगी वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो क्या यहां से रिजल्ट आया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर। आपको यहां से वैसा भी लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहां पर क्या क्या है, दर्पण की चाल बराबर वस्तु की चाल प्लस प्रतिबिंब की चाल बाई 2, दर्पण का वेग बराबर वस्तु का वेग प्लस प्रतिबिंब का वेग बाई 2। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले को एक बॉक्स में लिख लीजिएगा और उसके नीचे कंडीशन लिखेंगे, क्या कंडीशन है इसको लगाने के लिए। देखिए आया क्या, वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यह क्या है, दर्पण का वेग, यह क्या है, वस्तु की वेग, यह क्या है, प्रतिबिंब की वेग। सही है, यह दर्पण की वेग, यह वस्तु की वेग, यह क्या है, प्रतिबिंब की वेग। और यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान देना है कि ये सारी की सारी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया था कि वस्तु लंबवत दिशा में गति कर रही है, तो प्रतिबिंब भी किस दिशा में गति करेगी, लंबवत। तो आपको अगर यह दोनों लंबवत दिशा में गति करेगी तो इसका जो दर्पण भी होगा किस दिशा में होगा, लंबवत दिशा में। यानी कि यह फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब दर्पण की चाल भी किस दिशा में हो, लंबवत दिशा में, ऑब्जेक्ट की भी चाल किधर हो, लंबवत दिशा में, और इमेज की भी चाल किधर हो, लंबवत दिशा में। ये सारा कंडीशन एक बॉक्स में लिख लीजिए, जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया जाएगा, वहां पर आपको इसकी सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्यों लिखा जाता है कि लंबवत दिशा में। यानी यह फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब दर्पण की चाल निकालनी हो, वस्तु की चाल दिया हो, प्रतिबिंब की चाल दिया हो, तब दर्पण की चाल कैसे निकालेंगे, या दर्पण की चाल दिया हो, वस्तु की चाल दिया है तो प्रतिबिंब की चाल हम कैसे निकालते हैं। ओके जैसे देखिए यह आपकी वस्तु है, इसकी स्पीड वेलोसिटी इस दिशा में दी हुई है, यह आपकी प्रतिबिंब है जिसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, और साथ ही साथ यह आपकी दर्पण है, इसकी भी वेलोसिटी आपको दिया हुआ है इस दिशा में। अब आपसे देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, यदि कभी कभी क्या होगी, अब सेकंड केस पढ़ते हैं बी। यदि वस्तु तथा दर्पण लंबवत दिशा में, किसके लंबवत, तो दर्पण के लंबवत, दर्पण के लंबवत। यानी कि यदि वस्तु तथा दर्पण लंबवत दिशा में, किसके लंबवत दिशा में, दर्पण के लंबवत दिशा में गति करती हो, तब प्रतिबिंब की वेग ज्ञात करें। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले वाले केस में दर्पण फिक्स था, वस्तु गति कर रही थी। अब क्या है,
दर्पण भी गति कर रही है और वस्तु भी गति कर रही है। और दर्पण भी, देखिए यह दर्पण है और यह वस्तु है, तो वस्तु भी गति कर रही है, दर्पण भी गति कर रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अभी आपके पास एक रिजल्ट आया था कि वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। और वहां पे क्या ध्यान देना है कि यह भी चाल लेंगे, वह किस दिशा में है? लंबवत दिशा में। यह भी चाल किस दिशा में है? लंबवत दिशा में। और यह भी चाल किस दिशा में है? लंबवत दिशा में। तीनों चाल किस दिशा में है? तीनों वेग किस दिशा में है? लंबवत दिशा में। अच्छा, कभी कभी सोचते हो हम चाल भी बोल देते हैं और वेग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है और सीधी रेखा में चाल और वेग दोनों एक दूसरे के एक समान है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि जब दो पैरामीटर, दो वस्तु, दो चीज दिया है, तो तीसरी चीज निकालने के लिए आपके पास यह फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। ये ध्यान रखना है कि कौन सी वेलोसिटी लेनी है? लंबवत दिशा वाली। और क्या ध्यान रखना है? एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देखो दर्पण के अगर दाईं तरफ अगर प्लस साइन लेते हो तो इसके बाईं तरफ कौन सा साइन लेंगे? माइनस। यानी कि देखिए यह दोनों एक दिशा में जा रही है, मतलब दर्पण की तरफ जा रही है, तो दोनों को प्लस लेंगे। इसी में यदि कभी क्वेश्चन में दे देगा कि दर्पण इस दिशा में मूव कर रही है तो इसको प्लस लेंगे, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। मतलब सिंपली ऐसा है कि एक्स एक्सिस की तरफ जितनी दिशाएं होंगी उसको प्लस लेंगे, वाई की तरफ जितनी होंगी उसको माइनस लेंगे। चलिए इस फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका यूज करना हम प्रॉब्लम के थ्रू आपको अच्छे से समझाएंगे और टाइप ऑफ प्रॉब्लम में फिर से यहाँ करेंगे। जितने टाइप के प्रॉब्लम वेलोसिटी पर आ सकते हैं सारा डिस्कस करेंगे। एक बार अच्छे से पढ़ लेने और समझ लेने के बाद इससे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बना लोगे। ओके, अब सी है। सी केस कैसा बनता है कि यदि दर्पण रेस्ट में हो तथा वस्तु दर्पण के समानांतर गति करती है तो प्रतिबिंब की वेग ज्ञात करें। इसको पहले फिगर से समझ लेते हैं कि देखिए यह मेरी दर्पण है जो कि रेस्ट में है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया है जी। अब देखिए पहले वस्तु कैसे मूव करती थी? लंबवत दिशा में। अब कर रहे हैं लंबवत नहीं, समानांतर। तो समानांतर का मतलब यह वस्तु है तो यह किस दिशा में गति कर रही है? इस दिशा में गति। देखिए दर्पण के समानांतर है। तब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका जो प्रतिबिंब होगा उसका वेग कितना होगा। इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं कि यह हमारी दर्पण है। तो अभी तक पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि वस्तु कैसे मूव कर रही है? लंबवत दिशा में। अब क्या कर रहा है? नहीं, वस्तु लंबवत दिशा में नहीं, दर्पण रेस्ट में हो, रुकी हो, परंतु आपकी वस्तु समानांतर यानी कि ऊपर वाई दिशा में मूव कर रही हो चाहे जेड दिशा में मूव कर रही। दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अगर जेड में भी मूव करती है तो दर्पण के समानांतर है और वाई में भी मूव करती है तो दर्पण के समानांतर है। बट यदि एक्स में मूव करती है तो दर्पण के लंबवत है। तो पहले वाले केस में हमने पढ़ा कि दर्पण के जब लंबवत मूव कर रही हो मतलब एक्स दिशा में, अब वस्तु कैसे दर्पण के समानांतर या तो वाई में या तो वाई में या तो जेड में गति कर रही हो तो क्या प्रभाव होता है? तो जरा सा देखिए, यह आपकी दर्पण है और यहाँ पे वस्तु O है। तो आपको पता है कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब मानते हैं कि यह वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई है, O डैश। आपको पता है कि जितनी ऊंचाई की वस्तु होती है उतनी ऊंचाई का प्रतिबिंब होगा। तो यह भी कितनी ऊंचाई जाएगा? I डैश और I डैश पे जाएगा, बट दोनों की ऊंचाई आपस में क्या होगी? एक समान होगी। और आपको पता है कि यह दूरी समान है और दोनों को जब समय से डिवाइड करेंगे तो दूरी बटा समय 4, दूरी बटा समय 4। इसका मतलब क्या है? यदि दर्पण रुकी हो और वस्तु यदि हमारी ये ऑब्जेक्ट है वह इस दिशा में गति करती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो प्रतिबिंब भी इसी दिशा में गति करेगी।
ठीक है, दोनों की दिशा भी समान होगी और दोनों का मान भी समान होगा। देखिए यह दूरी समान है और समय भी समान है, तो चाल भी एक दूसरे की क्या होगी, समान होगी। मतलब यहां हम ऐसा लिख सकते हैं, नोट पॉइंट, यदि वस्तु दर्पण के समानांतर गति